नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कुछ संसद के भीतर हुआ और संसद के बाहर हुआ, वो एक तरह से ऐतिहासिक था और मोदी जी के 11 साल में, 11 वर्षों में आप कह सकते हैं ये अभूतपूर्व था। सांसद हिरासत में लिए जा रहे हैं, सांसद मार्च कर रहे हैं, उनकी संख्या 300 से ज्यादा है। बैरिकेड पर पुलिस रोक रही है और सांसद बैरिकेड तोड़कर आगे भाग रहे हैं और नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। इस तरह के नारे प्रियंका गांधी लगा रही हैं, अखिलेश यादव के सांसद सहयोगी लगा रहे हैं। और कुल मिलाकर जो स्थिति थी उसमें जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं जो हाईलाइट है आज की, वो ये है कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता की पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, जो हर बड़े मुद्दे पर दूरियां बना लेती थी कांग्रेस से, इंडिया ब्लॉक से, इंडिया लाइंस, आज ममता बनर्जी के सांसद और आम आदमी पार्टी के सांसद, चाहे वो संजय सिंह हो, आगे आगे चल रहे थे। यानी कुल मिलाकर पहली बार 11 साल में जो हमने यूनिटी आज देखी इंडिया ब्लॉक की, ब्लॉक नहीं रह गया, अब सिर्फ इंडिया रह गई है, टीम इंडिया। और ऐसी स्थिति में मोदी के लिए वो सरकार जो आज भी 240 की संख्या पर खड़ी है, वो सरकार जो 272 के नीचे, वो सरकार जो अल्पमत में, मोदी जिस तरह से चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं, विपक्ष की ये अभूतपूर्व यूनिटी, क्या मोदी जी के लिए इस सरकार को चलाना आगे मुश्किल करती चली जाएगी? अब दोस्तों, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये 300 से ज्यादा सांसद विपक्ष के, जिन्होंने आज एक ऐतिहासिक मार्च की, जिनको हिरासत में लिया पुलिस ने, अगर ये मार्च मान लीजिए 2014 में होती या 2019 में होती, इसके कोई मायने तब नहीं थे, क्योंकि मोदी उस वक्त 300 के पार थे। 300 के आगे मोदी 2014 में भी खड़े थे, 2019 में भी खड़े थे। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार थी, विपक्ष की इतनी संख्या नहीं थी। और ऐसे में अगर ये मार्च होती, एक हेडलाइन बनती, आयोग के खिलाफ उसकी कलई खुलती, चुनाव आयोग और ज्यादा बेनकाब होता। लेकिन 2014 और 19 में इस मार्च के, इस विरोध के मायने नहीं थे। लेकिन आज 2025 में इस विरोध के मायने, और मायने बहुत ज्यादा हैं। और मायने इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि मोदी इस वक्त उनकी सरकार 240 सीटों पर खड़ी, 272 से नीचे अल्पमत की सरकार है। नायडू बाबू और नीतीश कुमार की बैसाखियों पर चलती हुई सरकार है, जहां पर कुछ ऐसे एनडीए में छोटे छोटे दल हैं जो मोदी से नाराज चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में विपक्ष की ये जो यूनिटी है, ये मोदी जी के लिए आप कह सकते हैं एक अभूतपूर्व स्थिति, एक ऐसी स्थिति जो शायद उन्होंने, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन मोदी ने कभी फेस नहीं की है। मोदी एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं राजनीतिक संकट में फंसते हुए दिख रहे हैं, कम से कम आज के बाद। अब आज ये जो विपक्ष की एकता देश ने देखी, दुनिया ने देखी, इसकी एक और बड़ी खूबी, और खूबी ये है कि राहुल गांधी ने पहली बार उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है मोदी जी के लिए, जहां मोदी जी हमेशा से पर्देदारी कर रहे थे। आप कह सकते हैं जो सबसे कमजोर कड़ी है मोदी के तीसरी बार गद्दी पर बैठने की, उस कमजोर कड़ी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, देश के सामने रख दिया। और वो कमजोर कड़ी है कि नरेंद्र मोदी ने बकौल राहुल गांधी, बल्कि मैं यूं कहूंगा सबूत के साथ जो राहुल गांधी एविडेंस सामने लाए हैं, मोदी 25 सीटों पर खेल करके, 25 सीटों पर जहां बीजेपी 35,000 के कम अंतर से जीती है, उन सीटों पर खेल करके मिस्टर मोदी गद्दी पर बैठे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और बेंगलोर सेंट्रल सीट का जिस तरह से एक्सपोजर राहुल गांधी ने किया, सॉलिड एविडेंस के साथ, उसकी वजह से आयोग घबराया हुआ है, सरकार घबराई हुई है। धर्मेंद्र प्रधान हो, रविशंकर हो या किरण रिजिजू हो, इनको आगे आना पड़ रहा है, अपने लिए नहीं, मोदी जी की गद्दी बचाने के लिए और आयोग को बचाने के लिए। और कहीं ना कहीं रिजिजू हो या रविशंकर हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान हो या अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो, जितने भी मंत्री हैं, वो जिस तरह से आयोग को डिफेंड कर रहे हैं, वो राहुल गांधी की बात पर मोहर लगा रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज अ नेक्सस, एक साठगांठ है आयोग और भाजपा के बीच में। और भाजपा के मंत्री जब जब आयोग को डिफेंड करते हैं, ये बात कहीं ना कहीं जाहिर होती है, उस पर मोहर लगती है राहुल गांधी की बातों पर। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो आज की मार्च है, ये किस तरफ बढ़ रही है, किस दिशा में बढ़ रही है,
और देश को किस दशा की ओर ले जा रही है। क्या नवंबर में, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्या नवंबर में अगर बिहार मोदी जी के हाथ से निकलता है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ से गद्दी निकलती है और जदयू टूटती है, मोदी और कमजोर होते हैं, ऐसी स्थिति में मिस्टर नायडू, मिस्टर चंद्रबाबू नायडू, इनका क्या रुख होगा? और मैं चंद्रबाबू नायडू की आज इसलिए बात कर रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू भले ही आज फिजिकली उनके सांसद, उनकी पार्टी के सांसद इस मार्च में शामिल ना हो, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि एसआईआर की पहली एफआईआर, बिहार में जो घपला है इसकी पहली एफआईआर, पहली शिकायत लिखा पढ़ी कुछ दिन पहले नायडू बाबू ने ही की थी। नायडू बाबू ने ही विरोध किया था सबसे पहले। तो वैचारिक रूप से नायडू बाबू कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के साथ इस मामले में खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले उन्होंने शिकायत की थी, सबसे पहले उन्होंने विरोध किया था कि ये जो वोटर रिवीजन हो रहा है नहीं होना चाहिए। क्या नायडू बाबू नवंबर के बाद पुनर्विचार कर सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि देश की जो राजनीति है, उसकी जो चाबी है, सत्ता की जो चाबी है, वो मोदी के पास नहीं है। 240 पर खड़े मोदी के पास नहीं है, वो चाबी नायडू बाबू के पास है। नायडू बाबू क्या करेंगे इस चाबी का? ये सवाल मैंने आज उमाकांत लखेड़ा से पूछा है, जो दिन भर इस पूरी मार्च को देख रहे थे, जो नायडू बाबू को 1996 से कवर कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कि उमाकांत लखेड़ा से बेहतर नायडू बाबू को दिल्ली में कोई पत्रकार जानता नहीं। आज मैंने लखेड़ा साहब से सवाल किया है कि नवंबर में अगर सत्ता बिहार की एनडीए के हाथ से जाती है तो फिर नायडू बाबू का अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि विपक्ष तो अब यूनाइटेड है, इसका प्रमाण आज हमें मिल चुका है। नायडू बाबू क्या करें? बिहार में क्या होने जा रहा है? और सबसे बड़ी चीज, अगर टीएमसी और आम आदमी पार्टी वो धीरे धीरे इंडिया ब्लॉक की तरफ आ रही, जो आज आई, हमको आगे आगे दिखाई दी इस मार्च में चलती हुई, तो आगे क्या होने जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो मैंने उमाकांत जी से किए हैं। मैंने अभिषेक कुमार से भी पूछा है कि क्या बिहार में आपको लगता है कि एनडीए की स्थिति कमजोर है, और अगर कमजोर है एनडीए की स्थिति और अगर सत्ता जाती है तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी का क्या होगा? ये सवाल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नायडू का पुनर्विचार करना। मुझे लगता है कि आप अगर अभिषेक की बात को सुने, आप अगर उमाकांत जी की बात को सुने, तो ये जो तस्वीर है और क्लियर होगी। क्योंकि एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि आज जो कुछ हमने देखा संसद के भीतर, संसद के बाहर, ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है, और इतना प्रेशर इन 11 सालों में मोदी सरकार पर पहले कभी नहीं देखा गया। जिस मौके का इंतजार राहुल गांधी को था, कांग्रेस को था, क्या आपको लगता है कि वो मौका अब आज आ गया? हम देख रहे हैं कि अखिलेश बैरिकेड तोड़ के कूद रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पहली बार 250-300 सांसद की मार्च हो रही है। हम देख रहे हैं कि सांसद हिरासत में लिए जा रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार है घबराई हुई। इतनी घबराहट हमने देखी नहीं पिछले 11 वर्षों में। आपको लगता है कि मोदी की दुखती रग पर मिस्टर राहुल गांधी ने हाथ रख दिया है? देखिए, राहुल गांधी तो पूरे जो अपोजिशन पार्टी का जो आज सुबह से लेकर के रात तक जो भी कैंपेन चला, बैठकें हुई, उसमें राहुल गांधी एक स्टार के रूप में उभरे हैं। क्योंकि पिछले हफ्ते जो उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया अपोजिशन पार्टीज को, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आज सुबह से लेकर के रात तक जो कुछ भी घटनाक्रम घटा है, उससे एक बात दीपक जी बहुत स्पष्ट हो रही है कि मोदी ने और चुनाव आयोग ने समूचे विपक्ष के बीच जो मतभेद थे, जो अंतर्विरोध थे, उनकी खाई को पूरी तरह मिटा दिया। जी, मतलब आप क्या मान रहे हैं कि मोदी अब प्रेशर में है और विपक्ष, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे केजरीवाल हो, ये सब अब राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं, भले मजबूरी में क्यों ना खड़े हो? देखिए, प्रेशर की बात नहीं है पूरे मामले में। लोग, वो हिंदी में कहावत है ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया, तो पहली बार मोदी पहाड़ के नीचे, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। और पहली बार मैंने देखा जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से लेकर के कि इंडिया गठबंधन संसदीय पार्टी की मेगा बैठक हुई,
और जिसमें सुबह से लेकर के जो कुछ घटनाक्रम घटा उसमें कंधे से कंधा मिला करके सारी पार्टियां इकट्ठी हुई और सुबह से लेकर के डिनर पार्टी तक। तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लग रहा है कि 11 महीने में कोई सरकार इतनी डिस्क्रेडिट हो जाए कि उसके खिलाफ देश में एक हॉस्टाइल का वातावरण कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हो जाए, जहां लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं केरल में, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर मार्च कर रहे हैं संसद से लेकर के और चुनाव आयोग तक, भले ही उनको जाने नहीं दिया गया, लेकिन आप एक कल्पना कर सकते हैं, देश के लोग कल्पना कर सकते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ राजनीतिक तौर पर संसद के भीतर बाहर कितना बड़ा गुस्सा है। जी 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 अभिषेक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और मुझे लगता है सवाल नहीं, टर्निंग पॉइंट है। टीडीपी कहां खड़ी है? क्योंकि जिस मुद्दे पर आज मार्च हुई, जिस मुद्दे पर आज सांसद, और वो भी एक बड़ी संख्या में उन्हें गिरफ्तारी दी, वो हिरासत में लिए गए, टीडीपी कहां खड़ी? क्योंकि टीडीपी ने सबसे पहले, अगर एनडीए के भीतर से इस पूरे वोटर लिस्ट के खेल का अगर किसी ने विरोध किया तो वो नायडू बाबू ने किया, जिनकी बैसाखी पे मोदी जी चल रहे हैं। और नायडू बाबू ने चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि जो कुछ बिहार में हो रहा है गलत हो रहा है, 2 महीने पहले वोटिंग से इस तरह का खेल नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि टीडीपी पूरी तरह से, आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष तौर पर, इस मुहिम के पीछे खड़ी है? दीपक जी, इस पूरी मुहिम को देखने के बाद और टीडीपी की भूमिका पर यदि आपने चर्चा की है तो एक बात साफ दिखाई दे रही है कि इस पूरे खेल के लिए जो जिस प्रकार का विरोध प्रदर्शन और जिस प्रकार की यूनिटी प्रदर्शित की गई है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टीडीपी के सामने जो हालात है उसमें इंडिया गठबंधन ने अपनी बाजी चल दी है। ऐसा लग रहा है कि टीडीपी इंडिया गठबंधन की यूनिटी को देखना चाहती थी, क्योंकि आप सोचिए आज तो सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, जिस प्रकार की भाषा उस चिट्ठी की थी जो चंद्रबाबू नायडू ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखी थी, अभी भी इतने बड़े प्रदर्शन के बावजूद इंडिया गठबंधन ने वो भाषा इस्तेमाल नहीं की है कि इस एसआईआर की ऑडिट सीएजी करे। ये मामूली आरोप नहीं है, इससे बड़ा आरोप नहीं हो सकता कि सीएजी से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, एक संवैधानिक संस्था से दूसरी संवैधानिक संस्था के कार्यों की ऑडिट कराई जाए। उस हद तक टीडीपी चली गई थी। उसके बाद तो ये साफ था कि केंद्र में वैकल्पिक सरकार की भूमिका यदि बनती है तो उसके लिए विपक्ष को अपनी एकजुटता दिखानी होगी, और एकजुटता दिखाने के लिए आज से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। आज इंडिया ब्लॉक ऐसा लग रहा था कि एक पार्टी के सांसद है सब, वो देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। एनडीए अभी तक एक ब्लॉक नहीं बन पाया, नायडू अलग राह पर, नीतीश अलग राह पर, एकनाथ शिंदे की भूमिका आप जान ही रहे हैं। लेकिन देखिए इंडिया के अंदर आपको दलीय सीमाएं टूटती हुई दिखी है। जब से ये एसआईआर का प्रोसेस शुरू हुआ है उसके बाद इंडिया गठबंधन में आपने देखा है कि कोई दलीय सीमा दिखी हो? पिछली बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं थे, इस बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल थे और कहीं नहीं दिख रहा था कि कुछ हो रहा है। बैरिकेड फांद रहे हैं अखिलेश यादव भी, बैरिकेड फांद रही है महिला होने के बावजूद महुआ मोइत्रा भी, राहुल गांधी, संजय सिंह आगे आगे चल रहे हैं, संजय सिंह आगे आगे चल रहे हैं। तो ऐसा बड़ी ब्लॉक नहीं, मतलब ये एक यूनाइटेड इंडिया है, हाँ, यूनिफाइंग फैक्टर इसमें जुड़ गया है। एक बड़ी बात अभिषेक कह रहे हैं दोस्तों, अभिषेक कह रहे हैं कि जो सबसे पहले एनडीए के भीतर से ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है, जो बिहार से शुरू हुई, पहली चिट्ठी नायडू बाबू ने ली इलेक्शन कमीशन को। नायडू बाबू ने लिखा पढ़ी में, उनकी जो कंप्लेंट थी वो एक तरह की एफआईआर थी इस एसआईआर पे, और उनका जो मजमू था, उनकी जो शिकायत थी, उसी शिकायत पर आज राहुल गांधी ने एक बड़ी इमारत खड़ी कर दी। और दूसरी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक, जो अक्सर कहीं ना कहीं हम देखते थे कि केजरीवाल थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं राहुल गांधी से, फिर आगे 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, ममता कभी 2 कदम आगे तो पीछे, तो लेफ्ट ने, जो लेफ्ट पार्टियां हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि साहब राहुल गांधी बात नहीं करते। वो सारी दूरियां आज खत्म होती हुई दिखी हैं। और एक जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इन 11 महीनों में है वो ये है कि इंडिया ब्लॉक अब ब्लॉक नहीं लग रहा, वो जो ब्लॉक था वो हट गया है। इंडिया एक टीम की तरह, टीम इंडिया बनती हुई दिख रही है। समूचा विपक्ष, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो, लोकसभा के सांसद हो, पहली बार इतिहास में गिरफ्तारी दे रहे हैं सांसद, ऐसा पहला कभी नहीं हुआ। लखेड़ा साहब भाई, आप तो पुराने दोस्त हैं, मित्र हैं नायडू बाबू के, कभी चाय पी रहे हैं, कभी आप आंध्र भवन में उनके साथ इडली खा रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं,
और मैं आज दिल से आपसे आपका जवाब जानना चाहता हूं। जितना करीब से आप जानते, मुझे नहीं लगता कि कोई रिपोर्टर दिल्ली में जानता हो। नायडू बाबू की चिट्ठी, नायडू बाबू की शिकायत, नायडू बाबू ने जिस मामले को खोला इलेक्शन कमीशन के, उसी मामले पे राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सवाल है कि ठीक है राहुल, इस वक्त नायडू बाबू की मजबूरी है कि वो मोदी का दामन नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर मोदी और कमजोर होते हैं आगे चलकर, बिहार हाथ से निकला, असम निकल गया, बंगाल निकल गया, क्या नायडू बाबू पाला बदल सकते हैं? क्योंकि आइडियोलॉजिकली इस मुद्दे पर मिस्टर नायडू इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े दिख रहे हैं और चिट्ठी उनकी गवाह है। नायडू क्या कर सकते हैं अगर मोदी और कमजोर होते हैं? देखिए दीपक जी, पिछले 10-15 दिन पहले की मेरा जो सोर्सेस हैं जो क्लोज टू चंद्रबाबू नायडू, उनका ये कहना था कि चंद्रबाबू नायडू बिहार चुनाव के नतीजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो जो कुछ आर पार लड़ेंगे या जो कुछ भी सोचेंगे वो इलेक्शन के रिजल्ट्स के पहले के बाद ही सोचेंगे, तय करेंगे क्या करना है। अब तो ऐसा लगता है कि विपक्ष ने एकजुटता दिखा करके चंद्रबाबू नायडू के ऑप्शन को सीमित कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं, और ऐसा लगता है कि उसके पहले भी कोई घुड़की वो दे सकते हैं मोदी को। क्योंकि अब देखिए कि अब चंद्रबाबू नायडू अब उनके डिस्क्रेडिट होने की अगर वो फैसला नहीं करते, अपने रिश्तों को मोदी सरकार से अपने रिश्तों को डिफाइन नहीं करते, क्लियर नहीं करते, और जिस तरह से गठबंधन गठजोड़ है, खुला गठजोड़ है चुनाव आयोग और मोदी सरकार का, जिस चुनाव आयोग को एक कड़ी चिट्ठी चंद्रबाबू नायडू ने लिखी है, वो चुनाव आयोग पूरी तरह नियंत्रण में, कंट्रोल में है मोदी सरकार के। तो सवाल यह है कि इसका मतलब अगर कोई असंवैधानिक काम, बोगस वोटिंग का काम, SIR का काम बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, इसके पीछे मोदी सरकार है। ये तो इलेक्शन कमीशन का एक मुखौटा है। तो ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू को पर अब प्रेशर बिल्ड हो गया है। अब वो क्या फैसला करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो बहुत मैच्योर्ड हैं और हो सकता है कि वो पाला बदल दे। जैसे कि देखिए धनखड़ साहब ने क्या फुलझड़ी छोड़ी थी। धनखड़ साहब ने अगर किसी नेता को बोला, विपक्षी नेताओं को, कि आप चंद्रबाबू नायडू से बात क्यों नहीं करते, आप नीतीश कुमार से बात क्यों नहीं करते, तो मुझे लग रहा है कि वो घड़ी किसी भी दिन आ सकती है, और वो घड़ी आएगी तो मुझे लगता है कि मोदी के सामने अल्पमत में आने के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा। और जब कोई सरकार अल्पमत में आएगी तो वो बचेगी नहीं, फ्लोर ऑफ द हाउस बचेगी नहीं। कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है हाउस में, तो उस अविश्वास प्रस्ताव का कैसे सामना करेगी जब उनके दो एलायंस, अभी नीतीश कुमार की पार्टी में तो वैसे ही दो फाड़ के कगार पर है, चाहे 3-4 MP अलग हो जाए या मोदी के साथ चले जाए। लेकिन सिचुएशन बहुत डाइसी है, बहुत नाजुक स्थिति में देश चल रहा है, और मोदी सरकार ने जो इलेक्शन कमीशन की ढाल के रूप में अपने मंत्री आज दिन भर सुबह से शाम तक उतारे, उससे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी और खराब हुई है। उसका कारण क्या है, इसको भी चंद्रबाबू नायडू देख रहे हैं। भाई इलेक्शन कमीशन के पास इतना सचिवालय है, इतना सेक्रेटरीट है, स्पोक्समैन है, PIB में उनका पूरा तामझाम है, वो अपनी सफाई खुद देंगे ना। भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान और किरण रिजिजू ये इलेक्शन कमीशन की ढाल के रूप में क्यों सामने आए, इसको भी तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी देख रहे हैं। जी अभिषेक, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि चाहे रविशंकर प्रसाद हो, पूर्व मंत्री मोदी जी के खास रहे, रविशंकर ने कहा कि भाई राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं या विपक्ष जो भी कर रहा है, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन ये एक गलत मामला उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर ये गलत तरह के आरोप, झूठे आरोप लगा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भाई राहुल गांधी तो हिटलर जैसी भूमिका में है इस वक्त, और जो आयोग है उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यही चीज किरण रिजिजू ने कही, जो संसदीय कार्य मंत्री है मोदी जी के आज की तारीख में, वो नगीने हैं। रिजिजू का कहना है कि भाई हम तो बिल पास करेंगे, हम तो अभी भी चाह रहे हैं कि विपक्ष आए, हमसे सहयोग करे, और अगर विपक्ष हमसे सहयोग नहीं करता है तो उनका इशारा यह था कि हम बिना बहस के बिल पास कर देंगे। और ये भी रिजिजू ने कहा कि एक अनड्यू प्रेशर, बेजा दबाव आयोग पर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष डाल रहा है। ये जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं, बीजेपी के सीनियर लीडरशिप है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये इलेक्शन कमीशन को डिफेंड क्यों कर रहे हैं। भाई आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा है, आयोग बोले, बीजेपी क्यों बोल रही? क्या ये एक गलत स्टैंड है बीजेपी का? क्योंकि इससे तो ऐसे ही दिख रहा है जैसे
जो आरोप राहुल गांधी के 60 गांठ के, तो 60 गांठ तय हो रही है इससे। दीपक जी, आपने लंबे समय तक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म की है, क्राइम रिपोर्टिंग की है। अब किसी मैच फिक्सर के ऊपर कोई आरोप लगे, जिसके ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप हो, और उसके बचाव में कोई क्रिकेट खिलाड़ी किसी भी टीम का बोले, तो लोग क्या समझेंगे? लोग क्या समझेंगे? दिल्ली में संजीव चावला पकड़े गए थे, क्या समझेंगे लोग अगर संजीव चावला के पक्ष में कोई क्रिकेटर बोलता? तो सवाल यही है कि जो लोग पक्ष में बोल रहे हैं, उससे जनता की धारणा मजबूत हो रही है कि इन दोनों के बीच 60 गांठ है, और ये जानबूझकर इस खेल को करा रहे हैं। आपने एक नाम लिया रविशंकर प्रसाद का और रिजिजू का। मुझे लगता है कि रविशंकर प्रसाद और रिजिजू दोनों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। जरा नरेंद्र मोदी के बयानों को तो देख ले कि जेम्स माइकल लिंगदोह इटली से दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को गुजरात के मुख्यमंत्री ये बात कह रहे थे जी, तब वो आरोप लगा रहे थे, वो सही था। आज राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। आज 300 के करीब लोकसभा राज्यसभा के सांसद सड़क पर उतर रहे हैं, बैरिकेड फांद रहे हैं, उन्हें लोहे की रॉड से रोका जा रहा है, तब वो गलत हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी सही हो गए। गुजरात के मुख्यमंत्री आरोप लगाएं तो सही है, भाजपा के नेता आरोप लगाएं चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर, वो सही है। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के लोग सड़क पर किसी व्यक्ति पर आरोप ना लगाकर सबूत के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ सामने आए तो वो गलत हो गए। राहुल गांधी ने तो कभी नहीं कहा है कि ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी कराई है। नरेंद्र मोदी ने तो बाकायदा नाम लिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, व्यक्तिगत हमले किए थे। राहुल गांधी ने एक बयान बता दीजिए कि किसी भी संवैधानिक संस्था के किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत आरोप लगाए हो, एक बयान बता दीजिए कि राहुल गांधी ने लगाए हो। तो इस साफ साफ जाहिर होता है कि वो तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं, और ये लोग इसे दूसरी दिशा में मोड़ना चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। संवैधानिक संस्थाएं अगर गलत करेंगी, गलत परसेप्शन बनेगा, तो क्या उस पर सवाल नहीं उठेंगे? इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने अधीन के अंग पर, जस्टिस गवई थे शायद, उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, क्या कहा था? अपने उनके अधीन जो न्यायालय है उसके बारे में क्या कहा था? गुजरात के न्यायालयों से आजकल वहां के कोर्ट से बड़े इंटरेस्टिंग फैसले आते हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट सवाल मुझे आखिर में आपसे पूछना है नीतीश कुमार को लेके कि नवंबर में अगर कुछ गड़बड़ होता है, एनडीए के हाथ से बाजी जाती, तो फिर क्या होगा? मैं आऊंगा अभिषेक आपके पास। दक्षिणा साहब, मोदी जिस तरह से गिर रहे हैं, विपक्ष जिस तरह से एक फेविकोल बॉन्ड से एक होती जा रही, यूनाइट होती जा रही है, और अब उसमें कुछ शंका नहीं रहेगी, अब शक करने की स्थिति, गुंजाइश नहीं, क्योंकि सब एक साथ आ गए हैं। और जब सब लोग एक साथ गिरफ्तारी की नौबत आ जाए, हिरासत में जाने की नौबत आ जाए, सड़क पर आ जाए, बैरिकेड कूदने लगे, पुलिस की लाठी उनके सामने हो, तब हमको मान लेना चाहिए कि विपक्ष पे अब शक ना किया। तो विपक्ष एक है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर बिहार हाथ से निकला, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड अगर टूटती है, बिखरती है, नायडू बाबू क्या कोई सेकंड थॉट ले सकते हैं? क्या नायडू बाबू उस मौके पे कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अगर इंडिया अलायंस उनको ऑफर देती? मैं ये जानना चाह रहा हूं, नवंबर के बाद बीजेपी के हाथ से जो बिहार निकलता हुआ दिख रहा है, उसके बाद मोदी कहां पर खड़े? देखिए, एक डिस्क्रेडिट मोदी सरकार, जिसकी छवि खराब हो चुकी है, जिसकी छवि ये होगी कि आप एक तानाशाह डिक्टेटर के तौर पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर कर रहे हैं, और वो अगर छवि उनकी लगातार उसमें गिरावट आएगी आने वाले दिनों में, जब विपक्षी पार्टियों का मूवमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियों का आंदोलन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में भी होगा, वहां सारी जगहों पे होगा जहां चंद्रबाबू नायडू की सत्ता है। तो क्या ऐसी दशा में उनका जो छत्रप, जहां के वो छत्रप हैं आंध्र प्रदेश के, तो वो किला बचेगा उनका? तो जाहिर सी बात है कि वो निश्चित रूप से वो अपने को अलग करने की कोशिश करेंगे, वो बचाव की मुद्रा में आएंगे, उनको मोदी से अपने रिलेशनशिप को खत्म करना पड़ेगा, और खत्म करना पड़ेगा तो उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप जब आप किसी को कहते हैं कि हम आलोचना करते हैं कि ये नीति हमें पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं है तो उसके बारे में आप प्रूफ तो दीजिए। तो प्रूफ तो एक ही पड़ता है, एक ही बनता है कि रायसीना हिल है, जहां राष्ट्रपति का दफ्तर है, चंद्रबाबू नायडू अपने डेलीगेशन के साथ, जो उन्होंने चुनाव आयोग में भेजा था 1 महीने पहले, उस डेलीगेशन के साथ उनके लोग राष्ट्रपति भवन जाएंगे कि हमने 16 सांसद हैं और 2 पवन कल्याण के हैं, लेकिन 16 सांसद तो इनके हाथ में है ना, चंद्रबाबू नायडू के। तो वो जब इस्तीफा देंगे, वो जब उससे नाता तोड़ेंगे मोदी सरकार से, इस डिस्क्रेडिट होने की प्रक्रिया में, तो मोदी सरकार बचेगी कैसे? फिर तो भाई संविधान संख्या बल के आधार पर तो अल्पमत में आ जाएगी ना। जी,
एक चीज से मैं सहमत हूं आपके पूरे जवाब से नहीं, एक चीज से सहमत हूं कि नायडू बाबू आइडियोलॉजिकल लेवल पे, विचारधारा के लेवल पे मोदी से कतई एक पेज पर नहीं है। उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। वक्फ के बिल पे हमने देखा कि बहुत अनकंफर्टेबल थे नायडू बाबू। डिलिमिटेशन के मुद्दे पे वो बहुत असहज थे, बाद में उन्होंने विरोध किया मोदी का। हमने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन का जो मामला है उस पर विरोध किया। कई मामलों पर नायडू विरोध कर चुके हैं। ये वही नायडू हैं जो धरने पर मोदी के खिलाफ बैठे थे कुछ बरस पहले। कहने का मतलब, मैं एक चीज से सहमत हूं लखेड़ा साहब के जवाब में कि नायडू खुद देख रहे हैं, इस सरकार को अपने रडार पे उन्होंने रखा हुआ है। और अगर ये सरकार और कमजोर होती हुई दिखी, बिहार हाथ से निकला, मोदी चारों तरफ से घिरते रहे, तो इस सरकार को शायद नायडू ना ढोएं, क्योंकि उनके साथ इंडिया अलायंस भी जा सकती है। उनके पास विकल्प है नायडू के पास, और नवंबर के बाद हो सकता है वो विकल्प खोजे। चाबी कहीं ना कहीं नायडू के हाथ में है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अभिषेक, आपसे बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, समय बहुत कम है, 2 मिनट में मैं जवाब जानना चाहता हूं। अगर बिहार, मैं हार जीत पे नहीं जा रहा हूं, अगर बिहार मोदी के हाथ से निकलता है जैसे संकेत मिल रहे हैं, तो क्या जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि अगर नीतीश जी कुर्सी से उतरे, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास नहीं रही, तो क्या आपको जनता दल यूनाइटेड, जिसके 12 सांसद हैं, जनता दल यूनाइटेड टूटती हुई दिख रही है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड अगर सत्ता जेडीयू के पास से छिटकती है तो जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व खत्म है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन येन केन प्रकारेण अगर सत्ता का चुंबक जेडीयू के पास है, मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के पास है, चाहे नीतीश कुमार के पास हो या उनके बेटे के पास हो, जिसके भी पास है, एक सांसद जनता दल यूनाइटेड के नहीं टूटने वाले। ओके, बिहार में जो हालात है, अगर कुर्सी गई नीतीश बाबू के हाथ से, तो नीतीश कुमार मजबूरी में है अभी साथ में। नहीं, मैं कह रहा हूं नीतीश बाबू के हाथ से कुर्सी गई अगर, तब क्या है? टूटेगी पार्टी की नहीं टूटेगी? मंडलवादी धारा के हैं, इक्के के लोगों को छोड़ दे तो ज्यादातर सांसद मंडलवादी धारा के हैं। मंडलवादी धारा के सांसद कम है, इंडिया अलायंस के साथ जाने वाले सांसद ज्यादा है। हाल ही में आप देखिए, उन्हीं की पार्टी के सांसद गिरधारी यादव ने किस ढंग का बयान दिया था, SIR का विरोध किया था। उन्होंने मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, उसका नाम वो कैसे आकर के साइन करेगा? बड़ी बात कही अभिषेक का कहना है कि बिहार में जो नवंबर में नतीजे आ रहे हैं, बिहार चुनाव अगर एनडीए जीतती है, अगर जीतती है, तो या तो नीतीश को कुर्सी देनी पड़ेगी। नीतीश की एनडीए टर्म भूल जाइए दीपक जी, एनडीए टर्म भूल जाइए। बिहार में कोई एनडीए एडजस्ट नहीं कर रहा है। उमाकांत लखेड़ा जी अभी घूम के आए हैं बिहार में। सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है कि बड़ा भाई नंबर में कौन आएगा चुनाव के बाद, क्योंकि जो बड़ा भाई आएगा, खासकर जेडीयू की बात करें तो उसको आरजेडी के साथ जाकर डील करनी है। चलिए, बिहार में अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहते, उनका बेटा नहीं रहता, तो जनता दल यूनाइटेड टूट सकती है। और अगर टूटी तो फिर आप कह सकते हैं उल्टी गिनती नरेंद्र मोदी की यहाँ शुरू हो सकती है। और जैसा लखेड़ा साहब ने कहा कि यूनाइटेड विपक्ष है आज की तारीख में, ऐसा 11 साल में उन्होंने नहीं देखा। सांसदों की गिरफ्तारी हो रही, ऐसा उन्होंने पहली बार देखा है। दूसरी चीज कि नायडू बाबू जो खुश नहीं दिख रहे, नाराज दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी से, उनके पास भी विकल्प सारे खुले हुए हैं। और इंडिया अलायंस जो आज की तारीख में मोदी को कुर्सी से हटाना चाहता है, क्योंकि मैं एक नारा देख रहा था और वो नारा था वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये प्रियंका गांधी नारा लगा रखी, तो जाहिर तौर पे इशारा जो है वो मोदी की तरफ है। तो मोदी को हटाने के लिए विपक्ष आगे बढ़ चुका है। अगर बिहार हाथ से निकला, जनता दल यूनाइटेड टूटी, बैसाखी एक मोदी जी की जो है वो लड़खड़ाती हुई दिखी, तो नायडू बाबू क्या ऑप्शन लेंगे? मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नायडू बाबू छोड़ देंगे नवंबर में मोदी जी के साथ, लेकिन अगर परिस्थितियां मोदी जी के प्रतिकूल हुई तो नायडू बाबू कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वैचारिक स्तर पर वो भी मोदी के साथ निकले। इंटरेस्टिंग राजनीति दोस्तों होने जा रही है, इंटरेस्टिंग राजनीति होने जा रही है। ऐसी राजनीति, ऐसा तूफान हमने 11 साल में पहली बार हमें देखने को मिल रहा है, 11 साल में नहीं देखा था। बहरहाल आगे क्या कुछ होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभिषेक बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। लखेड़ा साहब, आप नजर रखिए, लोकसभा में और हंगामा होना है, और मुझे लगता है 35 साल से जो आप लोकसभा कवर कर रहे हैं, अब उस तजुर्बे की अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई, तो हम आपसे और बातचीत करते रहेंगे आगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू सो मच लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच।